क्लास 12 हिंदी से डर लग रहा है? डोंट फियर, रियाज सर इज हियर। रियाज सर, नो 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 नो, बोर्ड हैकर, बोर्ड हैकर। बच्चा पढ़ ध्यान से सुनो। क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का जो एग्जाम है तुम लोगों का 21 फरवरी को होने वाला है और तुम लोगों का वायरल पेपर आ चुका है। मतलब यहाँ पर मैं आपको जो बताऊंगा ना वही एग्जाम में आने वाला है, वही पेपर में छपने वाला है। जिस प्रकार से तुम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री में हमने धुआं धुआं किया, भूगोल में हमने धुआं धुआं कर दिया, ज्योग्राफी में धुआं धुआं हो गया, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, फिर पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोगों ने धुआं धुआं कर दिया, इंग्लिश में धुआं धुआं हो गया। अब लास्ट सब्जेक्ट बचा है हिंदी। तो हिंदी में धुआं धुआं हो जाएगा, टेंशन मत लो। तुम लोगों के लिए क्लास 12 का जो आपका हिंदी का जो अंतराल बुक है ना, हिंदी का जो अंतराल बुक है, अंतराल बुक का महातांडव वीडियो आ गया है। मतलब ये एक ही वीडियो है और इसी वीडियो में पूरा अंतराल बुक कराया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो। इस अंतराल बुक में 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चैप्टर्स को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो आज का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी और इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप कवि और कविता का नाम किस प्रकार से याद रखेंगे, पाठ और लेखक का नाम किस प्रकार से याद रखेंगे। अभी हम लोग चैप्टर के भीतर का, चैप्टर के जो भी बाहर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी बनता है, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप देख सकते हैं कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर भैरव कौन है, सूरदास कौन है, हमने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे सर। भाई टेंशन मत लो, मैं हूं ना, जिस प्रकार से बता रहा हूं आप यहां पर एकदम अच्छे तरीके से समझते चलिए। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी। अभी हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हम लोग 3 कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है आप लोगों ने भी अभी नाम पढ़ा, जिसका नाम है भैरव, ठीक है। और भैरव का जो पत्नी है, इनके पत्नी का नाम है सुभागी, ठीक है। इनके पत्नी का क्या नाम है, सुभागी। और एक कैरेक्टर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं जिनका नाम है सूरदास। ये जो सूरदास थे ये एक अंधा भिखारी है। इस चैप्टर में जो सूरदास है वह एक अंधा भिखारी है और ये जो भैरव है ये 1 नंबर का हरामी आदमी है, मतलब अच्छा आदमी नहीं है। इनके पत्नी का नाम है सुभागी। भैरव क्या करते हैं, लगभग डेली समझिए अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, मतलब 1 नंबर का हरामी आदमी है। तो इसी प्रकार से एक दिन की बात है, भैरव क्या कर रहे हैं, अपने पत्नी सुभागी को बहुत ही मार रहे हैं और सुभागी मार के डर से बहुत दौड़ दौड़ के भाग रही है। दौड़ते दौड़ते सुभागी क्या करती है, जाकर सूरदास की झोपड़ी में छिप जाते हैं। और जब सूरदास की झोपड़ी में सुभागी छिप जाते हैं तो भैरव को बहुत बुरा लगता है। भैरव को लगता है कि सूरदास और सुभागी के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, मतलब इन लोगों का जो चरित्र है ना, चरित्र के ऊपर शक हो जाता है। भैरव को लगता है कि ये दोनों के बीच में है थोड़ा प्यार मोहब्बत तो नहीं है, कहीं दूसरे तरीका का तो मामला नहीं है, ये भैरव में सोच रहे हैं। और जब सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप जाते हैं ना तो ये जो बात है पूरी गांव में फैल जाते हैं, जिससे भैरव को बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। भैरव उसी दिन अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं सूरदास को बर्बाद कर दूंगा, मैं सूरदास का झोपड़ी जला दूंगा। और एक दिन भैरव को यह मौका मिल भी जाता है, झोपड़ी को जला भी देते हैं और सूरदास जो भी जमा कर करके भीख मांग मांग के जो भी पैसा जमा किए थे, वो पैसा का जो पोटली होता है उस पोटली को भी चुरा लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया है और मैंने आपको समझा भी दिया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। भैरव सूरदास से बहुत नाराज था। क्यों नाराज था, आगे देखिए। जब भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी के बीच में लड़ाई हुई थी तब सुभागी भैरव के मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। अभी मैंने बताया
कि ये दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहता था। भैरव महा हरामी आदमी था जो सुभागी को प्रत्येक दिन लगभग मारते रहता था। तो सुभागी डर के मारे सूरदास की झोपड़ी में छिप जाते हैं, जिससे भैरव को सूरदास और उसकी पत्नी सुभागी के चरित्र पर शक हो जाता है। पूरे गांव में भी इस बात की चर्चा होने लगती है और भैरव का पूरा बदनाम भी होता है। भैरव का बदनामी भी होता है, भैरव को खराब भी लगता है। उसी दिन से भैरव सूरदास से बदला लेने की ठान लेते हैं। वो सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। तो बस सिंपल से यही चीज़ आपको लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस प्रकार से लिखा है पॉइंट बाय पॉइंट या फिर वर्ड बाय वर्ड आपको वही लिखना है, भाई ऐसा नहीं है। आप अपने तरीके से लिखो। मैंने आपको चीज़ों के बारे में बता दिया कि आखिर में बात क्या है। यहाँ पर भैरव सूरदास की झोपड़ी को क्यों जलाए थे, रीजन क्या था, कारण क्या था, मैंने उस चीज़ को आपको बता दिया। अब आप आराम से लिख सकते हो। ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। अभी हम लोगों ने जाना कि भैरव क्या करते हैं, सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं और उनका जो पैसा का पोटली था ना उसको भी चुरा लेते हैं। तो इस चीज को देखते हुए यहां पर यह एक लाइन है कि यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। जब झोपड़ी पूरी तरीके से जल जाता है तो जो राख बचता है ना, इसी चीज को लेकर यह लाइन दिया गया है कि यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। देखिए सूरदास को ना झोपड़ी जल जाने का ज्यादा दुख नहीं था, उनको ज्यादा दुख था उनका जो पैसा का पोटली था ना वहां से गायब हो जाना। सूरदास को तो ऐसे लग रहा था कि जो पोटली है पोटली भी जल के राख हो गया, लेकिन वास्तव में पोटली जला नहीं था, पोटली को भैरव चुरा लिए थे। ये सूरदास भी जानते थे, बट उनको मतलब लगता था कि नहीं पोटली जल गया। वह किसी से कंप्लेन नहीं करना चाहते थे, बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। और जो उन्होंने पैसा संभाल के रखा था उस पोटली में 500 रुपये से अधिक पैसा था उसमें, और इन पैसों से ये 3 काम करवाना चाहते थे। एक काम करवाना चाहते थे पूरे गांव वालों के लिए, एक कुआं बनवाना चाहते थे। दूसरा काम वे करना चाहते थे अपने जो भी पितरों हैं पितरों का पिंडदान यानी अपने पूर्वजों का पिंडदान देना चाहते थे। और तीसरा काम करवाना चाहते थे अपना जो बेटा है जिनका नाम था मिठुआ का शादी उसी पैसा से वो देने वाले थे। तो जब पैसा नहीं मिलता है, झोपड़ी पूरी तरीके से जल जाता है, तो जो राख बचता है उसी समय यह बात बोला गया है कि अब फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। उससे उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, अभिलाषा था, सपना था कुछ करने का। वही चीज यहां पर मैंने लिख दिया है, आप यहां पर देखिए और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। ज्यादा कुछ था नहीं, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, एक झोपड़ी था इनका, और जो पैसा इन्होंने पोटली में भर के रखा था, जो इकट्ठा किया था, वही पैसा था। ये सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी। संपत्ति में बस 3 ही चीज था, झोपड़ी था, पोटली में पैसा था और जमीन का टुकड़ा था। जमीन का टुकड़ा तो किसी काम का नहीं, उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। वही चीज मैंने बताया कि झोपड़ी जल जाने का सूरदास को उतना दुख नहीं था जितना दुख पोटली खो जाने का था। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। झोपड़ी तो ये दोबारा से बना सकते थे, लेकिन जो पैसा उन्होंने इकट्ठा कर करके रखा था, पोटली में भर भर के रखा था, इतने कम समय में इतना पैसा जमा करना इम्पॉसिबल था। उसमें 500 रुपये से अधिक पैसा थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी, जैसे वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहते थे, अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे और अपने जो भी पूर्वज है उनका पिंडदान करवाना चाहते थे। तो ये सब काम वे करवाना चाहते थे।
जो अब नहीं होगा, क्योंकि उनका जो पोटली है, पोटली ही गायब है, उनके पास पैसा ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर यह लाइन लिखा गया है कि फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सिंपल से लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। आगे देखिए, झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। झोपड़ी भी जल गया, साथ ही साथ जो भी जमा पूंजी था वो भी खत्म हो गया, इसलिए जो भी अभिलाषा थे उनके मन में अब और कुछ भी पूरा नहीं होने वाला है। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं था, बस दुख तथा पछतावा था। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था, और जो झोपड़ी का जो राख हो गया था ना, उसमें वो अपने पोटली को ढूंढ रहा है कि कहीं पोटली मिल जाए। उनका जो अभिलाषा था, उनका जो सपना था, वो उस चीज़ को पूरा करने वाला था उसी पैसा से, लेकिन अब और कुछ नहीं होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जागा और क्यों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने जो 3 कैरेक्टर बताया उस सब के बारे में तो हमें पता है। एक मैंने आपको भैरव बताया जो कि बहुत ही हरामी आदमी था, भैरव की पत्नी का नाम सुभागी आप लोगों को पता है, और एक सूरदास भी बताया। ये 3 कैरेक्टर आप लोगों ने जाना, लेकिन चौथा कैरेक्टर अभी यहाँ पर टपक गया जिसका नाम है जगधर। देखिए जगधर जो था ना, जगधर एक लालची आदमी था। जगधर एक लालची आदमी था, इसके मतलब भीतर में बहुत ही ज्यादा जलन था। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को पता होगा भैरव क्या करते हैं, सूरदास की झोपड़ी को जला लेते हैं। भैरव क्या करते हैं, सूरदास की झोपड़ी को जला देते हैं, और साथ ही साथ रुपयों का जो पोटली था उस पोटली को भी चुरा लेते हैं। जगधर को पता चल जाता है कि ये जो काम है सब भैरव का है, और भैरव क्या किया है, सूरदास का जो पोटली में पैसा था उसको भी चुरा लिया है। करीबन 500 रुपया से अधिक उसमें पैसा था, उसको चुरा लिया है। तो जगधर के मन में यहाँ पर जलन पैदा हो जाता है कि भैरव कुछ किया भी नहीं और इनको इतना सारा पैसा मिल गया। बस वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है, जगधर ने ही भैरव को सूरदास से बदला लेने के लिए उकसाया था। और ये जगधर स्टार्टिंग में गांव में होता है ना, जब हल्ला हो गया कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप गए, तो भैरव खुद तो गुस्सा हो ही गया, और यहाँ पर जगधर भी थोड़ा सा उसको उकसाने का काम कर दिया कि जाओ अब सूरदास को बर्बाद करो तुम। भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाकर उसके 500 से ऊपर रुपये की पोटली लेकर भाग जाता है। पैसा हाथ लग जाने के बाद भैरव जगधर को एक फूटी कौड़ी नहीं देता है। जगधर तो पहले भैरव को बहुत ही ज्यादा उकसाया था कि जाओ और उसकी झोपड़ी में आग लगा दो। जगधर को लगा था कि कुछ हमें भी फायदा होगा, कुछ पैसा हमें भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा पैसा भैरव ही हड़प लेता है। इसलिए जगधर भैरव से ईर्ष्या करने लगा और भैरव की चोरी की बात सूरदास को बता दिया। देखिए यहाँ पर जब उनको पैसा नहीं मिलता है ना, जगधर को जब पैसा नहीं मिलता है, तो ये जो बात है ये जाके सूरदास को बोल देता है कि भैरव ने तुम्हारी झोपड़ी में आग भी लगाया है, और तुम्हारा जो रुपया का जो पोटली था, पैसा का जो पोटली था, उसको भी चुरा लिया है। जगधर सोचने लगा कि इस पैसे से भैरव की जिंदगी आराम से कट जाएगी। भैरव की खुशी जगधर के दुख का कारण बना। ये जो भैरव को जो पैसा का पोटली मिला, यही इसके दुख का और ईर्ष्या का कारण है। तो बस आप लोग इसको इस प्रकार से लिखोगे। थोड़ा आप लोग इधर उधर से आप खुद से भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड आपको मेरे ही तरह लिखना है। भाई ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम लोग आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन को देखें, तो अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। सूरदास को पता चल गया कि ये जो काम है भैरव का है, भैरव ने ही हमारे झोपड़ी में आग लगाया है, और भैरव ने ही हमारा जो रुपया का जो पोटली था उसको चुरा के ले गया है। लेकिन फिर भी सूरदास चुप रहता है, सूरदास इस बात को गुप्त रखना चाहता है। क्यों? तो वही चीज यहां पर आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने इसका आंसर लिख दिया है। पहला पॉइंट जो है इसका क्या है, सूरदास एक अंधा भिखारी था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वो लोगों के दान पर ही जीता था। जो लोग उनको दान में, दक्षिणा में जो भी पैसा देते थे, भीख में जो भी चीज देते थे, उसी से वो अपना जीवन जीता था।
एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। देखिए, अब 500 रुपया से अधिक पैसा होना हैरानी की बात है कि एक अंधा आदमी के पास इतना पैसा आया तो आया कहां से। लेकिन वास्तव में सूरदास पैसा जोड़ जोड़ के बचा बचा के संभाल के रखा था। लेकिन आदमी नहीं ना समझेगा, एक बार में अगर किसी के पास इतना पैसा आ जाएगा तो बोलेगा चोरी का हो सकता है या फिर कुछ भी बोल सकता है, वही चीज है। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहां से आया। लोग उसके प्रति तरह तरह की बात कर सकते हैं। वो स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये जो बात है, इनका जो हानि हुआ, रुपया का जो पोटली चोरी हो गया, तब भी यहाँ पर जो सूरदास है इस बात को गुप्त ही रखना चाहते थे। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए। सूरदास का मानना है कि जो होना था हो गया, अब बात बढ़ाने से क्या फायदा, इसलिए वह बात को दबाना चाहता था ताकि कोई और विपदा न आ पड़े। देखिए कितना मतलब इनका अच्छा थिंकिंग था, कितना अच्छा सोच था। सूरदास का थिंकिंग ये है कि जो होना था वो तो हो गया, अब बात आगे बढ़ा के फायदा क्या है, कुछ और थोड़े ना होगा। वो मुझे ना तो रुपया का पोटली ला के देगा, ना ही मेरा ये जो राख बन गया है झोपड़ी ये दोबारा से उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये मतलब आगे और कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इन सभी चीज़ों को ये गुप्त रखना चाहते थे ताकि आगे कोई विपदा ना आए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिखोगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, क्या आप देख लीजिए। सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की किन विशेषताओं का प्रकाशन होता है। देखिए सूरदास के बारे में तो आप लोगों ने जान ही गया, मिठुआ सूरदास का बेटा। ठीक है, मिठुआ कौन था, सूरदास का बेटा था। तो जब सूरदास का झोपड़ी जल जाता है, जब रुपयों की पोटली चोरी हो जाती है, तब इन लोगों में ना एक बहुत ही मतलब धैर्य और आत्मविश्वास देखने को मिलता है। वही चीज यहां पर आप लोगों को लिखना है। देख लीजिए यहां पर क्या है इसका आंसर। सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों के चरित्र की विशेषताओं के बारे में पता चलती है। जब ये दोनों का बातचीत हो रहा था तो इनका जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है कैसा है, ये सब चीज के बारे में हमें पता चलता है। सूरदास ने निराशा चिंता को दूर कर यह ठान लिया था कि हम दूसरा घर बनाएंगे, चाहे उसे कोई कितनी ही बार जलाए, हम फिर से नया घर बना लेंगे। देखिए जब उनका घर एक बार स्टार्टिंग में जब जल जाता है तो दुख बहुत होता है, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है वहां पे, लेकिन फिर एक एनर्जी आता है अंदर से। सूरदास कहते हैं झोपड़ी जल गया कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से झोपड़ी बनाएंगे। कोई आदमी कितना बार हमारा झोपड़ी जलाएगा, जितना बार झोपड़ी जलाएगा हम उतना ही बार झोपड़ी बनाएंगे। वही चीज यहां पर लिखा गया है। मिठुआ जब रोता हुआ सूरदास के पास आता है तो यह देखकर सूरदास चौंक पड़ते हैं कि मिठुआ रो रहा है। मिठुआ एक खिलाड़ी है, उसे खेल में रोना नहीं चाहिए, बल्कि खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। मिठुआ को खेल में कभी हार नहीं मानना चाहिए और ना कभी निराश होना चाहिए। देखिए सूरदास तो पहले जब देखते हैं कि झोपड़ी जल जाता है तो उनको दुख पहुंचता है, लेकिन फिर बाद में ये ठान लेते हैं कि भाई झोपड़ी बनाएंगे, जल गया तो जल गया, कोई आदमी जितना बार जलाएगा हम उतना बार झोपड़ी बना लेंगे। उधर से मिठुआ रोता हुआ आ रहा है, मिठुआ एक खिलाड़ी था, वो रो रहा था। सूरदास को लगा कि अरे यार खेल हंसने के लिए है, रोने के लिए थोड़े ना है, तुम एक खिलाड़ी हो, तुम रो मत, बल्कि उसका सामना करो, डट के सामना करो। ठीक है, तुमको कभी हार नहीं मानना है। ये सब चीज यहाँ पर सूरदास अपने बेटे मिठुआ को बोल रहे हैं। अतः सूरदास और मिठुआ की बातचीत से दोनों की आत्मविश्वास का पता चलता है। सूरदास किसी से बदला लेना नहीं चाहता था, बल्कि अपने मेहनत के दम पर नया झोपड़ी बनाना चाहता था। ठीक है, बनाना थोड़ा गलत है, आप इसको सुधार लीजिएगा, बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अपने मेहनत के दम पे दोबारा से दूसरा झोपड़ी बनाना चाहते थे। तो आप यहाँ पर आत्मविश्वास लिख सकते हो, भाई उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो धैर्य है, ये सब चीज के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि सूरदास स्टार्टिंग में तो दुखी होते हैं, लेकिन फिर उनके अंदर एक एनर्जी आता है, उनका जो आत्मविश्वास देखने को मिलता है। उनका कहना है कि कोई भी आदमी
हमारी झोपड़ी को जितना ही बार जलाएंगे हम उतना ही बार नया झोपड़ी बना लेंगे। इसलिए लिखा गया है कि तो हम 100 लाख बार बना लेंगे। मिठुआ बोलता है कि अगर कोई हमारी झोपड़ी अगर जैसे एक बार जला लिया तो आप क्या करेंगे, तो सूरदास बोलता है कि एक बार बना लेंगे दूसरा। कोई बोलता है 2 बार अगर जला देगा तो सूरदास बोलता है 2 बार बना लेंगे। कोई बोलता है अगर 1 लाख बार अगर जला लेगा तो हम 1 लाख बार बना लेंगे। यहाँ पर फिर मिठुआ बोलता है कि कोई अगर 100 लाख बार जला दे तो यहाँ पर सूरदास बोलते हैं कि हम 100 लाख बार बना लेंगे। तो ये सब एक होता है ना, एक बच्चा एक आप समझ सकते जो कम एज के है इसी प्रकार से क्वेश्चन करता है। तो मिठुआ भी सूरदास से कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई 100 लाख बार अगर हमारी झोपड़ी को जला देंगे तो आप क्या करोगे। तो सूरदास बोल रहे कि हम 100 लाख बार बना लेंगे, क्या है उसमें। वही चीज अब देखो यहाँ पे पहला क्या क्या चीज, इस सब चीज के बारे में पता चलता है। पहला परिश्रमी, सूरदास एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे। वो मतलब ये नहीं कि नसीब के भरोसे रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत ही मेहनती बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे। वो चीज लिखा गया है सूरदास भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था, उसे स्वयं पर विश्वास था। उनका झोपड़ी जल जाने के बाद भी वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा। यानी जितना बार कोई झोपड़ी जलाएगा हम उतना बार झोपड़ी बना देंगे। आगे देखिए दूसरा बहादुर, बहादुर का भी गुण जो है उनमें झलकता है। सूरदास भले ही अंधा था परंतु वह डरपोक नहीं था, मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। यह है भाई सूरदास का गुण, बहादुर था वह। दृढ़ निश्चयी, वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपये के जल जाने के बाद से उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। मेहनती व्यक्ति जो है, जो मेहनत करके काम करता है, जो परिश्रम करके काम करता है, वह आगे बहुत जा सकता है और वह दोबारा खड़ा भी हो सकता है। हार न मानने वाला, सूरदास हार नहीं मानने वाला था। सूरदास कठिन परिस्थितियों से लड़ने वाला व्यक्ति है। वह कभी हार नहीं माना, कभी भी हार नहीं माना। भले ही वह अंधा था लेकिन जिंदगी में कभी उन्होंने हार नहीं माना। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आगे, सहनशीलता। वह मुश्किलों का सामना बार बार करने की बात कहता है, इसलिए सूरदास में सहनशीलता भी है। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। अभी आपको कोई एक झाप मारेगा, कोई एक गाली देगा, 10 गाली दे दोगे, लेकिन सूरदास ऐसा नहीं था, बल्कि उसमें सहनशीलता था। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहता था। हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बिस्कोहर की माटी और इस चैप्टर के जो लेखक है, लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग चैप्टर का नाम और लेखक के नाम को याद रखेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी कि कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा, जो आपके दिल में और दिमाग में एक ही बार में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक कि किस प्रकार से आप लोग पाठ का नाम और लेखक का नाम याद रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल है। चैप्टर का नाम है बिस्कोहर की माटी। अब यहाँ पर है हमारा माटी, माटी यानी मिट्टी। आप कहीं भी चले जाइए, विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर एक जगह पर माटी देखने को मिलेगा, यानी कि मिट्टी देखने को मिलेगा। तो विश्व से हो गया आपका विश्वनाथ और माटी से हो गया बिस्कोहर की माटी। माटी से हो गया बिस्कोहर की माटी और विश्व से हो गया विश्वनाथ और विश्वनाथ से हो गया डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो बिस्कोहर की जो माटी है लास्ट में माटी है और माटी पूरे विश्व में है और विश्व से विश्वनाथ यानी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आप आराम से हंसते हंसते याद रख सकते हैं कि बिस्कोहर की माटी, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, क्योंकि माटी पूरे विश्व में पाया जाता है। बस इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये तो हमारा पाठ का नाम और लेखक का नाम हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर।
तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं। इस चैप्टर में कोइयाँ का जिक्र किया गया है। तो कोइयाँ का मतलब क्या होता है, कोइयाँ किसे बोला गया है और कोइयाँ का क्या क्या विशेषता है, ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो कोइयाँ क्या है, एक प्रकार का फूल है, एक प्रकार का जल में उगने वाला, जल में खिलने वाला फूल है। आप यहाँ पर इसका फोटो भी देख सकते हैं। ये जो फोटो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा कोइयाँ का है, जो जल में उगता है यानी जो जल में खिलता है। एक प्रकार का क्या है, जल पुष्प है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोइयाँ क्या है, तो कोइयाँ एक प्रकार का जल पुष्प है। यह पानी में उगता है। लेखक का जो गांव है वहाँ पर बरसात के दिनों में जगह जगह पर पानी जमा हो जाता है और जहाँ पर भी पानी जमा होता है कुछ दिन बाद वहाँ कुछ इस प्रकार से कोइयाँ खिल जाता है यानी कोइयाँ उग जाता है। तो कोइयाँ जो है ना एक प्रकार का क्या है, हमारा जल पुष्प है यानी जल में खिलने वाला एक प्रकार का फूल है, पुष्प है। कोइयाँ का देखिए और भी नाम है, इसे कुमुद के नाम से भी जाना जाता है और इसे कोका बेली के नाम से भी जाना जाता है। यानी कोइयाँ को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, कोइयाँ को आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, तो कोइयाँ को आप यहाँ पर कुमुद भी बोल सकते हो और कोइयाँ को आप यहाँ पर कोका बेली भी बोल सकते हो। यानी कोइयाँ को कुमुद भी बोला जाता है और कोका बेली भी बोला जाता है। लेखक के गांव में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और लेखक के गांव में जगह जगह पर आपको कोइयाँ का पुष्प यानी कि फूल देखने को मिलेगा। तो कोइयाँ किसे कहते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर हमारा ये हो गया। अब आगे बोला गया है उसकी विशेषताएं बताएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पुष्प है, आप इस फोटो में देखो कि कितना मस्त दिख रहा है, यानी हमारे मन को ये मोह ले रहा है। यानी जो फूल है ना, ये फूल क्या करेगा, हमारे मन को मोह लेगा। ये बहुत ही सुंदर है, इसका गंध बहुत ही अच्छा होगा, देखने में कितना अच्छा है, ये सब चीज के बारे में आपको लिख देना है। तो देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है। कोइयाँ की विशेषताएं, सबसे पहला, जहां भी पानी भर जाता है वहां कोइयाँ अपने आप ही उग जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लेखक के गांव में जहां पर भी पानी भरता है ना, कुछ दिन बाद वहां पर कोइयाँ अपने आप उग जाता है। दूसरा, इसकी गंध अत्यंत मनमोहक होती है। इसका जो सेंट होता है ना, मूड फ्रेश कर देता है, यानी बहुत ही मनमोहक होती है। कोइयाँ चांदनी की तरह दुधिया होते हैं। आप देखो इसका कलर किस प्रकार से दुधिया कलर का है, व्हाइट कलर का है, देखने में ही कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि कोइयाँ जो है चांदनी की तरह दुधिया होते हैं। कोइयाँ देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। आप यहाँ पर खुद देखो ना, ये जो पुष्प है, ये जो फूल है, कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, एकदम अट्रैक्ट कर लेता है और ऐसा मन कर रहा है इसको देखते रहें देखते रहें देखते रहें। तो कुछ इस प्रकार का ये पुष्प है। तो कोइयाँ किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। बिस्कोहर की माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियों का वर्णन कीजिए। देखिए आप भी कोई गांव में ही रहते हैं, कोई गांव में आप रहते हैं, तो यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि गांव में क्या क्या दिक्कत है। तो आप अपने गांव का बात करिए या फिर किसी और के गांव का बात करिए, कुछ समस्याएं ऐसी है जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, सेम टू सेम होगा। वही सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। तो चलो यहाँ पर देखो, ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियां निम्न प्रकार से है। सबसे पहला क्या है देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के दिनों में बहुत सारे घर गिर जाते हैं। एकदम बात सही है। आप देखना, जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव में अधिकतर घर जो होते हैं ना, मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो जब गांव में बहुत ही अधिक मात्रा में बारिश होती है तो बरसात के दिनों में क्या होती है, ये सब जो घर होते हैं ना, ये गिर जाते हैं।
बहुत सारा बांस का घर देखने को मिलेगा, पुआल का घर देखने को मिलेगा, मिट्टी का घर देखने को मिलेगा। तो ये सब घर क्या होता है, बारिश की वजह से गिर जाते हैं। ये हुआ पहला विपत्ति समस्या, जो भी बोलो। दूसरा क्या है देखिए, बरसात का पानी जहां तहां जमा हो जाता है, जिसमें मच्छर पनपते हैं और हमें डेंगू मलेरिया का शिकार बनाते हैं। आप गांव चले जाना, गांव में देखना कि जगह जगह पर आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे। ये गड्ढे में पानी भर जाते हैं और यही पानी में मच्छर अपना अंडा देते हैं, मच्छर पनपता है और यही मच्छर हमें डेंगू और मलेरिया का शिकार बनाते हैं। तो ये 2 पॉइंट को आप लिखिए। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखना है। ग्रामीण गर्मियों में लू का शिकार हो जाते हैं। आप देखना, लू का जो शिकार होते हैं ना, अधिकतर गांव के लोग होते हैं। शहर के लोग उतना जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग शहर के जो मतलब लोग होते हैं ना, ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं धूप के समय या फिर गर्मी के दिनों में। लेकिन गांव के जो लोग होते हैं उनका काम ही हमेशा बाहर का ही होता है, तो बाहर काम करने के लिए निकलते हैं और उनको लू लग जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रामीण जो होते हैं, यानी गाँव के जो लोग होते हैं ना, ये गर्मियों में क्या होते हैं, लू का शिकार हो जाते हैं। यानी गांव के जो लोग होते हैं, ये लोग गर्मियों में लू का शिकार हो जाते हैं, लू मार देता है बहुत सारे लोगों को। अगला पॉइंट क्या है देखिए, गांव में जहरीले सांप बिच्छुओं का डर लगा रहता है। आपको शहरी क्षेत्रों में उतना सांप बिच्छू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र चले जाओ, आपको बहुत ही अधिक मात्रा में वहां पर सांप देखने को मिलेगा, बिच्छू देखने को मिलेगा, जहरीला जहरीला सांप देखने को मिलेगा, कई प्रकार के और तरह तरह के कीड़े मकोड़े देखने को आपको मिल जाएंगे। ये सब लिख देना है। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, गांव में अंधविश्वास अधिक मात्रा में होता है, जो ग्रामीण जीवन को विपत्ति में डालती है। गांव में अभी भी अंधविश्वास आपको देखने को मिल जाएगा, डायन, भूत, प्रेत, ये सब का अंधविश्वास आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। ये जो अंधविश्वास है ना, ये ग्रामीण लोगों का जो जीवन है उसको विपत्ति में डाल देते हैं। अगला क्या है, गांव में चेचक जैसी महामारी आम बात है। गांव में महामारी भी बहुत ही अधिक मात्रा में फैलती है। चेचक, चिकन पॉक्स बोलते हैं, मायर खला बोलते हैं। तो ये गांव वालों मतलब गांव के लोगों को बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। तो गांव में चेचक जैसी महामारी आम बात है, होते रहता है। अगला क्या है, ग्रामीणों को प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा इत्यादि का भी सामना करना पड़ता है। जो ग्रामीण लोग होते हैं ना, इन लोगों को कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है, कभी सूखा का सामना करना पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये हर एक गांव में आपको देखने को मिलेगा और यही सब चीज़ आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। तो आप यहाँ पर देखिए, किन किन फूलों के बारे में बताया गया है, किन किन फलों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने कोया, नीम के फूल, पेड़ का फूल, मतलब ये सब फूल के बारे में जिक्र किया है। कोया के फूल का जिक्र किया गया है, नीम के फूल का जिक्र किया गया है और बेर के फूल का जिक्र किया गया है। और फलों में आम का चर्चा हुआ है और सिंघाड़े। सिंघाड़े मतलब ये जो आप फल देख पा रहे हैं, जिसको लोग पानी फल बोलते हैं। पानी फल आप खाए भी होंगे, आप यहाँ पर फोटो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है ये हमारा पानी फल है। तो मतलब बिस्कोहर के माटी, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आम फल के बारे में चर्चा किया गया है और जो पानी फल होता है ना, जिसको सिंघाड़े यहाँ पर बोला गया है। तो ये 2 फल के बारे में चर्चा किया गया है इस चैप्टर में। और फूल का अगर बात करा जाए तो कोया फूल, नीम के फूल और बेर का जो फूल होता है, ये सब फूल के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखोगे। आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो छोटा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा रहता है वो माँ का दूध पीता है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि माँ का दूध पीना केवल दूध पीना नहीं है, बल्कि ये माँ और जो बच्चा है, ये दोनों में क्या है, जो भी रिलेशन है, सारे संबंधों का जीवन चरित्र है। यानी बच्चा जब गर्भ में रहता है, उस समय से लेकर बच्चा जब बड़ा हो जाता है,
उस समय तक का कंप्लीट रिलेशन रहता है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी करना है। हर एक चीजों को एकदम आपको अच्छे से खोल के यहाँ पर लिखना है। तो देखो बाबू यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अपने से भी लिख सकते हो। तो ध्यान से सुनो यहाँ पर क्या लिखना है आपको। बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। माँ और बच्चों का जो रिलेशन होता है बहुत ही गहरा होता है, डीपली होता है। यह संबंध कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। बच्चा जब कोख में रहता है, जब माँ गर्भवती होती है, उसी समय से माँ अपने बच्चों का ध्यान रखना शुरू कर देती है। क्या खाएगी, कैसी रहेगी, क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, किस प्रकार से चलेगी, तो सारा ध्यान गर्भ में जब बच्चा होता है उसी समय से माँ रखना शुरू कर देती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। बच्चा का जैसे ही जन्म हो गया, पहले तो स्टार्टिंग का 6 महीना बच्चा माँ के दूध को ही पिएगा, फिर आगे कोई बच्चा 3 साल तक, कोई बच्चा 4 साल तक, तो कोई बच्चा 2 साल तक माँ के दूध को ही आगे और पीता है। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल के छांव में रखती है। देखना, माँ जो होंगी तो ये बच्चों को जब भी दूध पिलाएंगी कुछ इस प्रकार से अपने आंचल के छांव में उनको इस प्रकार से पकड़ के रखेगी। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता है, हंसता है, खेलता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। माँ अपने बच्चों पर अपनी ममता लुटाती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। और एक चीज आप लोग गौर करना, जब छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है ना, उस समय आंख मूंद देगा, माँ उसको सहलाएगी, ठीक है, आराम से दूध पिएगा। तो ये सब चीज आपको यहाँ पर लिख देना है। माँ बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। बच्चा गोद में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी वो माँ से चिपकता है, तो कभी पैर आदि मारता है। धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है, लेकिन फिर भी वह माँ का स्नेह पाता रहता है। यह स्नेह उसे आजीवन मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय से लेकर बच्चा जब बड़ा भी हो जाता है ना, उस समय तक माँ अपने यहाँ जो स्नेह है, जो प्यार है, बच्चों के ऊपर लुटाते रहती है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने से भी जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। इस चैप्टर में जो लेखक है, लेखक का नाम यहाँ पर विश्वनाथ है, ठीक है, लेखक का नाम क्या है, विश्वनाथ है। तो विश्वनाथ के ऊपर क्या अत्याचार हो जाता है, विश्वनाथ को क्यों लगता है कि उसके ऊपर अत्याचार हो गया है, यही चीज यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका 2 कारण है, ध्यान से सुनिए। पहला कारण क्या है, विश्वनाथ जो है ना अभी थोड़ा ही बड़ा हुआ था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो जाता है। जब उसके छोटे भाई का जन्म हो जाता है तो माँ का दूध पीना छूट जाता है, यानी माँ अब छोटे भाई को दूध पिलाता है और विश्वनाथ को गाय का दूध पिलाया जाता है। तो विश्वनाथ को लगता है कि छोटे भाई को माँ का पौष्टिक वाला दूध पिलाया जा रहा है और मुझे गाय का बेस्वाद दूध पिलाया जा रहा है। ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण, छोटे भाई का जन्म होने के बाद विश्वनाथ का जो पालन पोषण है एक दाई के द्वारा होता है। तो ये जो 2 चीज है, पहला माँ का दूध छूट जाना और दूसरा दाई के द्वारा पालन पोषण होना, ये 2 चीज विश्वनाथ को अत्याचार की तरह लगता है। उनको लगता है कि मेरे ऊपर अत्याचार हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका उत्तर क्या है, विश्वनाथ पर निम्नलिखित अत्याचार हुआ। सबसे पहला, विश्वनाथ अभी थोड़े ही बड़े हुए थे कि उनके छोटे भाई ने जन्म ले लिया। अब माँ छोटे भाई को दूध पिलाने लग गई
और विश्वनाथ का दूध पीना बंद हो गया। छोटा भाई माँ का पौष्टिक दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध पीता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वही बताया कि विश्वनाथ अभी थोड़े ही बड़े हुए थे कि उनके घर में उनके छोटे भाई का जन्म हो जाता है। तो विश्वनाथ का माँ का जो दूध है पीना बंद हो जाता है। विश्वनाथ को गाय का दूध पिलाया जाता है और छोटे भाई को माँ का पौष्टिक दूध पिलाया जाता है। दूसरा कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, छोटे भाई के जन्म लेने के बाद विश्वनाथ का माँ का दूध पीना बंद हो गया था। साथ ही उन्हें पालन पोषण के लिए दाई को सौंप दिया गया। वह उनको जमीन पर एक बिछोने पर लेटा देती। माँ का दूध छूटना और दाई द्वारा पालन पोषण विश्वनाथ को अत्याचार लगता है। एक तो माँ का जो दूध है, माँ का दूध पीना बंद हो जाता है और इनका जो पालन पोषण है अब माँ नहीं करती है, बल्कि इनका पालन पोषण एक दाई करने लगती है। तो ये जो दो चीज़ है ना, ये दो चीज़ से विश्वनाथ को लगता है कि उसके ऊपर अत्याचार हो गया है। तो यही दो चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित है? ये जो चैप्टर है बिस्कोहर की माटी, इस चैप्टर में गर्मी और लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय दिए गए हैं यही आपको बताना है। ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो बताया गया है वही आपको आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, गर्मी और लू से बचने के उपाय निम्न प्रकार से है जो पाठ में दिया गया है और ये सब हमें भी पता है। सबसे पहला उपाय है प्याज द्वारा इलाज और दूसरा यहाँ पर उपाय है आम द्वारा इलाज। देखिए हम लोग भी गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, कच्चा प्याज ज़्यादा खाते हैं। तो कच्चा प्याज क्यों ज़्यादा खाते हैं? ताकि लू से बचा जा सके। और दूसरा आप देखना कि गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आम को जलाकर उसका जूस बनाकर पीते हैं। तो क्यों पीते हैं? तो लू से बचने के लिए। यही दो उपाय इस चैप्टर में भी दिया गया है जो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला उपाय है प्याज द्वारा इलाज। लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए उसकी धोती या कमीज पर प्याज बांध देते थे और जब भी लेखक खाना खाने के लिए अपना पोटली निकालते थे तो साथ में उस कच्चे प्याज को भी खाते थे, क्योंकि कच्चा प्याज जो है ना, इससे लू से बचा जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है देख लीजिए, आम द्वारा इलाज। लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए आम का शरबत पिलाती थी। यहाँ पर बचाने लिख दीजिएगा, ठीक है, बचाने के लिए। क्या है, लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए आम का शरबत पिलाती थी, यानी आम को जलाकर उसका शरबत बनाकर लेखक को पिलाती थी। शरीर में आम का लेप लगा देती थी और पूरे शरीर में आम का ही लेप लगा देती थी और आम को भूनकर या उबालकर उसके सिर को धोती थी। आम पिलाती भी थी, आम का लेप पूरे शरीर पर लगा देती थी, आम को भूनकर या फिर उबालकर सिर को भी धोती थी। तो कुछ इस प्रकार से इस चैप्टर में उपाय दिया गया है कि किस प्रकार से गर्मी और लू से बचा जा सके। तो इसको आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख सकते हैं। लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? इस चैप्टर में माँ की जो तुलना है बतख से की गई है, तो क्यों की गई है यही आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, लेखक विश्वनाथ ने निम्नलिखित आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है, यानी माँ की जो तुलना है बतख से की गई है। क्यों की गई है? तो देखिए सबसे पहला कारण क्या है, लेखक के अनुसार
जब बतख अंडा देने वाली होती है तो वह पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है। आप एक चीज गौर करना, बतख तालाब में या फिर पानी में तैरती है, जैसे ही अंडा देने का समय होता है वह तुरंत जमीन पर आ जाती है, मतलब पानी से उठकर जमीन पर आ जाती है। फिर अंडे देकर बतख उस अंडों को पंखों में छिपाए रखती है और अंडा देने के बाद उन अंडों को बतख क्या करती है, अपने पंखों में छिपाए रखती है। वह अपने अंडे को बहुत ही सतर्कता से फोड़ती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों की देखभाल बड़ी सतर्कता से करती है और अपने बच्चों को संकटों से बचाती है। बतख का तुलना माँ से किया गया है, या फिर माँ का जो तुलना है बतख से किया गया है। क्यों किया गया है आप देख लो। बतख क्या करती है, पानी में तैरती है, अंडा देने का समय जैसे ही आ जाता है तो तुरंत पानी से निकलकर जमीन पर आती है, अंडा देती है और अंडों को अपने पंखों से ढक कर रखती है, छिपा कर रखती है। और जब अंडा फोड़ने का समय होता है तो बहुत ही सतर्कता से अंडों को फोड़ती है। ठीक उसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों का जो ध्यान है, जो देखभाल है, बहुत ही सतर्कता से करती है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे, आप देख लो यहाँ पे। लेखक ने माँ और बतख दोनों को ममतामयी बताया है, क्योंकि ये दोनों अपने बच्चों पर ममता लुटाती है। लेखक ने माँ को और बतख ये दोनों को ममतामयी बताया है। ये दोनों क्या करते हैं, अपने बच्चों पर ममता लुटाते हैं। तीसरा क्या है, माँ अपने बच्चों को आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है। ठीक उसी प्रकार बतख भी अपने बच्चों को पंजों में छिपाकर रखती है। माँ क्या करती है, अपने बच्चों को आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है। ठीक उसी प्रकार से बतख भी अपने बच्चों को पंजों में छिपाकर, पंखों में छिपाकर रखती है। तो ये सब चीज आप लोग लिख दोगे। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखो, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे। देखिए, जो भी फूल होता है ना, फूल का काम केवल सेंट देना ही नहीं है, फूल केवल गंध ही नहीं देते हैं, बल्कि फूल जो होता है ये दवा का भी काम करते हैं। तो किस प्रकार से, आप यहां पर देखो, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा का काम भी करते हैं। लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार फूलों के द्वारा किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है। यानी फूल जो है ना, केवल गंध ही नहीं देते हैं, ये दवा का भी काम करते हैं। किस प्रकार से, आप यहाँ पर एक एक करके देखते रहो। पहला क्या है, नीम के फूल और पत्तों का उपयोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किया जाता है। जो चेचक बीमारी होता है, जिसे हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं या फिर मायर खिला बोलते हैं, इसका इलाज करने के लिए नीम के फूल का और पत्तों का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल इत्यादि का संबंध जोड़ा जाता है। आप देखना, कई प्रकार के ऐसे फूल है, बोला जाएगा ये जो फूल है, इस फूल से इस भगवान का पूजा होगा। आप देखना, इस शिव जी का पूजा अधिकतर धतूरा फूल से किया जाता है। तो इसी प्रकार से संबंध जोड़ा जाता है कि इस फूल का संबंध इससे है, इस फूल का संबंध इससे है। तो फूलों का जो संबंध है, सांप से जोड़ा जाता है, महामारी से जोड़ा जाता है, देवी से जोड़ा जाता है, चुड़ैल से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है। लेखक के गांव के बहुत सारे फूलों का उपयोग लू के उपचार में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी फूल है जिसका उपयोग लू के उपचार में किया जाता है। चौथा क्या है, बेर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। ततैया यदि डंक मार दिया है तो ततैया का डंक उतारने के लिए, यानी कोई अगर बेर का फूल अगर सूंघ लेगा तो ततैया का जो डंक मारा है वो झड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फूल केवल गंध ही नहीं देते हैं, ये दवा का भी काम कर रहे हैं। कितने प्रकार के दवा का काम कर रहे हैं आप यहाँ पर देख लीजिए। ये सब आप लोग एग्जाम में लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
बिस्कोहर की माटी के लेखक माँ की ममता का वर्णन किस प्रकार करते हैं? तो आप देखो, माँ का जो ममता है इसका वर्णन किस किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि बिस्कोहर की माटी के लेखक माँ की ममता का वर्णन निम्न प्रकार से करते हैं। सबसे पहला क्या है? माँ अपने बच्चों को अपने आंचल के छांव में रखती है। आप देखना कि माँ अपने बच्चों को आंचल के छांव में छिपा कर रखती है, दूध पिलाती है। दूसरा क्या है? माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है और बड़ा करती है। माँ अपने बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। माँ अपने बच्चे पर आने वाले संकटों के प्रति सतर्क रहती है। जब बच्चा माँ के कोख में रहता है तब से ही माँ सतर्कता बरतती है। जब बच्चा कोख में आ जाता है ना, उसी समय से माँ अपने बच्चों के लिए बहुत ही सतर्क रहती है। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक दो पॉइंट्स अपने से भी ऐड करके लिख सकते हैं। हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, और इस चैप्टर के लेखक का नाम है प्रभास जोशी। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोग चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से करने वाले हैं। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन का आंसर है आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, जिसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद रखेंगे। यहाँ पर जो लेखक है, लेखक का नाम है प्रभास जोशी। जोशी से आ रहा है जोश। यदि आप लोग खाना अच्छे से खाएंगे तो आपके शरीर में क्या आएगा? जोश आएगा। यानी खाना खाने से शरीर में जोश आता है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खाऊ। क्या खाऊ? खाना खाऊं। यानी खाना खाने से क्या होगा? शरीर में जोश आएगा। खाऊ खाऊ मतलब यहाँ पर भी खाने का बात हो रहा है। खाऊ का मतलब क्या है? खाने का बात हो रहा है। यानी अगर आप लोग खाना खाओगे तो आपके शरीर में क्या आएगा? जोश आएगा। तो जोश से हो गया प्रभास जोशी और खाऊ से हो गया अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो ये जो चैप्टर है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, इसमें बस आपको एक चीज याद रखना है, खाऊ। यानी खाने से क्या होगा? शरीर में जोश आएगा। और जोश से हो गया जोशी, यानी कि प्रभास जोशी। तो अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में ये जो चैप्टर है, इसके लेखक का नाम क्या है? खाऊ से जोश, जोश से प्रभास जोशी। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हमारा प्यारा सा सुंदर सा एक गांव होता है। इस गांव का नाम है मालवा। बहुत ही अच्छा सा गांव है, लेकिन कुछ उद्योगपति आते हैं और इस गांव को उजाड़ देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं फैक्ट्री, यहाँ पर लगा देते हैं उद्योग, जिस वजह से ये जो गांव है पहले जिस प्रकार का रहता है अब वैसा नहीं है। पहले यहाँ जिस प्रकार से बारिश होती थी, अब यहाँ पर वैसा बारिश नहीं हो रहा है। ये गांव पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है, यानी प्रदूषण फैल जाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और कई प्रकार के प्रदूषण का शिकार ये गांव हो जाता है। और इसी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है
मालवा नाम का एक गांव है और इस गांव में पहले जिस प्रकार से पानी गिरता था अब वैसा पानी नहीं गिरता है। तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो आप देखिए इसका उत्तर क्या है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके निम्नलिखित कारण है। तो सबसे पहला कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मालवा में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में मालवा में उद्योग लगाया गया। उद्योग का वहां पर तेजी से विकास हुआ, जिस वजह से मालवा में पहले जैसा पानी गिरता था अब वैसा पानी वहां पर नहीं गिरता है। उद्योग क्या करते हैं, पर्यावरण को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया और अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। उद्योग की वजह से क्या हुआ, पर्यावरण का जो संतुलन है ना, संतुलन बिगड़ गया, जिस वजह से मालवा में पहले जैसा पानी गिरता था अब वैसा पानी नहीं गिरता है। जो चीज यहाँ पर लिखा गया है आप देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, मालवा में पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा गया, जिससे वहां ये समस्या पैदा हुई। सबसे पहला जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि मालवा में बहुत ही तेजी से उद्योगों का विकास हुआ, जिस वजह से पहले वहां जैसा पानी गिरता था अब वहां वैसा पानी नहीं गिरता है। दूसरा कारण, मालवा में जो पेड़ पौधे थे ना, इनको बहुत ही तेजी से काटा गया, यानी पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा गया। तो ये भी एक कारण है पानी नहीं गिरने का। तीसरा क्या है, उद्योग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है। यह गर्म होती है, जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये भी एक कारण है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जो मात्रा है ना, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से मालवा में पहले पानी गिरता था उस प्रकार से अब पानी नहीं गिरता है। तो ये सब आप लोग लिख देंगे तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रिनेसान के बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने, यहाँ पर लिखिए किया, ठीक है, उन्होंने क्या प्रबंध किए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ राजाओं का नाम लिखा गया है, विक्रमादित्य, भोज, मुंज। इन लोगों ने मालवा में पानी को किस प्रकार से स्टोर करके रखा, पानी को किस प्रकार से संरक्षित करके रखा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, मालवा में जब पानी की कमी होने लगी तब इन राजाओं ने पानी के रखरखाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। यानी इन राजाओं ने किस प्रकार से पानी का रखरखाव किया। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मालवा के विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि राजा इस बात से परिचित थे कि इस पठारी क्षेत्र में पानी को रोक कर रखना अति आवश्यक है। मतलब इन राजाओं को पहले से ही पता था कि ये जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर पानी को रोक कर रखना जरूरी है, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगा, भविष्य के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, इसलिए उन्होंने तालाब बनाए, कुएं का निर्माण करवाया और बावड़ियों का निर्माण करवाया। यानी तालाब बनाए, कुएं बनाए और बावड़ियों का निर्माण कराया। अब आप बोलेंगे सर बावड़ियों का मतलब क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार का तालाब यानी सीढ़ीदार तालाब जो होता है ना, इसी को बावड़ी बोला जाता है। आप देख सकते हैं, यानी इन लोगों ने क्या किया, कदम उठाए। तो ये लोगों ने क्या किया, तालाब बनवाए, कुओं का निर्माण करवाया, ठीक है, और बावड़ियों का निर्माण करवाया, ठीक है, और बावड़ियों का निर्माण कराया। तो ये सब चीज आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। दूसरा पॉइंट है कि इन राजाओं ने तालाब, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करवाया। इस तरह वह बरसात
का पानी जमा करके रख सकते थे। मालवा के लोग साल भर इसी पानी का उपयोग करते थे और मालवा के लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। तो राजाओं ने तालाब का निर्माण करवाया, कुओं का निर्माण करवाया और बावड़ियों का निर्माण करवाया। और ये जो तालाब, कुआं और जो बावड़ियों का निर्माण कराया था, यहाँ पर पानी स्टोर होकर रहता था, जिससे मालवा के जो लोग थे ना, ये लोग इस पानी का बहुत दिन तक आगे यूज करते थे। इसलिए इन लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसको लिख देंगे। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अपना मालवा हाउ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम थोड़ा अटपटा सा है, अपना मालवा हाउ उजाड़ू सभ्यता में। तो इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, वही आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका उत्तर क्या है। अपना मालवा हाउ उजाड़ू सभ्यता शीर्षक से आशय है कि हमने विकास के नाम पर पृथ्वी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ों इत्यादि को उजाड़ दिया है। हमने क्या किया है? विकास के नाम पर बोला जाता है कि देश का विकास हो रहा है। मान के चलो सड़क बनाया जाएगा तो देश का विकास हो रहा है एक तरह से। लेकिन जब सड़क बनाया जाता है तो बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा जाता है। अब उस पेड़ पौधों को जो काटा जाएगा, मान के चलो कोई जंगल है तो उस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु भी रहेंगे, तो जीव जंतु भी नष्ट हो रहा है, पृथ्वी नष्ट हो रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो इस प्रकार से विकास होता है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर विकास के नाम पर क्या हो रहा है? पृथ्वी को उजाड़ा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जीव जंतुओं को नष्ट किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का विकास है, वही चीज लिखा गया है। अब जैसे मान के चलो ना, कई खदान है, मान के चलो जैसे अभी धनबाद का अगर बात किया जाए तो धनबाद में कोयले का खदान है, तो कोयला निकाला जा रहा है, तो पृथ्वी को खोद खोद के निकाला जा रहा है। तो ये कैसा विकास है, वही चीज बताया जा रहा है कि अपना मालवा हाउ उजाड़ू सभ्यता शीर्षक से आशय है कि हमने विकास के नाम पर पृथ्वी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ों इत्यादि को उजाड़ दिया है। उद्योग के नाम पर पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। आजकल ना तो समय पर वर्षा होती है और न ही समय पर सर्दी गर्मी लगती है। इस विकास ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को जन्म दिया है, जिससे पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। मतलब बोला जा रहा है कि ये किस प्रकार का विकास है? उद्योग के नाम पर पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल ना ही समय पर वर्षा होती है, ना ही समय पर सर्दी गर्मी लगती है। चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रहा है। कहीं वायु प्रदूषण हो रहा है, तो कहीं जल प्रदूषण हो रहा है, कहीं मृदा प्रदूषण हो रहा है। हमारा जो पूरा पर्यावरण है ये पूरी तरीके से प्रदूषित हो गई है। पृथ्वी का विनाश हो रहा है, सब कुछ उजड़ जा रहा है। इसलिए लेखक ने इसे उजाड़ की सभ्यता कहा है। लेखक देख रहे हैं और ये रियलिटी है, विकास के नाम पर सब कुछ उजड़ रहा है। तो ये किस प्रकार की विकास है, इसलिए लेखक ने इसे उजाड़ की सभ्यता कहा है। मालवा भी इस उजाड़ की सभ्यता से नहीं बच सका। मालवा में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु इस सभ्यता से सब कुछ उजड़ गया। इसलिए इस पाठ का शीर्षक अपना मालवा हाउ उजाड़ू सभ्यता रखा गया। यानी मालवा में किसी भी चीज का कोई भी कमी नहीं था, लेकिन वहां पर इस सभ्यता की वजह से, यानी ये जो चीज हुआ, फैक्ट्री लगाया गया, पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा गया, जिस वजह से मालवा भी इस उजाड़ की सभ्यता से बच नहीं पाया। मालवा में सब कुछ उजड़ गया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया अपना मालवा हाउ उजाड़ू सभ्यता। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। देखिए धरती का वातावरण जो गर्म हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है उद्योग। मानी इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन रहे,
अगर कारण का बात किया जाएगा तो उसका सबसे बड़ा कारण है उद्योग। इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। उद्योग की वजह से धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। उद्योग लगाया गया जिस वजह से पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा गया, इसीलिए यहाँ पर धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। इसमें यूरोप और अमेरिका का क्या भूमिका है, क्या रोल है, तो आप एक चीज गौर करना, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में आपको अधिक मात्रा में उद्योग देखने को मिलेंगे। तो चलो भाई यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से और एक बार देख लो, आंसर किस प्रकार से लिखोगे अभी मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, तो क्यों गर्म हो रहा है कारण बताना है। इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है। तो धरती का वातावरण गर्म होने का कारण सबसे पहला क्या है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, यानी पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। दूसरा, प्रतिदिन नए नए उद्योगों की स्थापना, डेली डेली नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। तीसरा क्या है, उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें बहुत ही तेजी से फैल रही है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। यहाँ पर 3 कारण आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। दूसरा, प्रतिदिन नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। तीसरा, उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें बहुत ही तेजी से फैल रही है और धरती का वातावरण इससे गर्म हो रहा है। तो ये सब आप लोग कारण लिखोगे। और इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, उद्योगों का सबसे अधिक विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ। यूरोप और अमेरिका प्रतिदिन वातावरण में अनेक हानिकारक गैसें फैला रही है, ठीक है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। आप एक चीज देखोगे तो यूरोप और अमेरिका जैसे देश जो है, यहाँ पर आपको अधिक मात्रा में उद्योग देखने को मिलेंगे और अधिक मात्रा में यदि उद्योग है तो अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलेगा, अधिक मात्रा में हानिकारक गैसें फैलने वाला है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा और धरती का जो वातावरण है ये गर्म होगा। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। ये देश इन्हें रोकने को भी तैयार नहीं है। इस प्रकार धरती का वातावरण गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की प्रमुख भूमिका है। यहाँ पर सिंपल सा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सिंपल सा लिखना है, धरती का वातावरण क्यों गर्म हो रहा है। तो इसमें 2 पॉइंट्स तो आप लोग एकदम लिखोगे ही लिखोगे। सबसे पहला, पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और दूसरा, प्रतिदिन नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। तीसरा आप लिखोगे कि जो नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें फैल रही है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रही है और वातावरण को गर्म कर रही है। ये सब लिखोगे। इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में अधिक मात्रा में उद्योग है। यदि अधिक मात्रा में उद्योग है तो वहाँ पर अधिक मात्रा में हानिकारक गैसें निकलेगी, जिससे वातावरण गर्म होगा। वही चीज़ इसमें लिखा गया है जो आप लोग हंसते हंसते लिख दोगे। आगे देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया। इस चैप्टर में नर्मदा नदी का वर्णन किस प्रकार से किया गया है आप लोगों को लिखना है। लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। सबसे पहला क्या है आप देख सकते हैं, लेखक कहता है कि नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है, इस कारण वह पीड़ित है। नर्मदा नदी में क्या हो रहा है, बांध का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से नर्मदा नदी क्या है, पीड़ित है। किसी स्थान पर उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है तो कहीं उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नर्मदा नदी में बांध बनाया जा रहा है जिससे नर्मदा नदी पीड़ित है। कहीं पर पानी बहुत ही कम मात्रा में है तो कहीं पर पानी बहुत ही अधिक मात्रा में है। कहीं पर इसका तल दिख रहा है तो कहीं पर इतना पानी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि वहाँ पर कितना पानी है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, लेखक कहता है कि नर्मदा पर बांध बनाया जा रहा है, साथ ही इसमें बार बार बाढ़ भी आती रहती है, लेकिन इन सब के बावजूद नर्मदा में खूब पानी है
और बहुत तेजी से बहती जा रही है। किसी स्थान पर यह शांत और गंभीर में भी बहती है, कहीं पर एकदम शांत में और गंभीर में बहती है। नर्मदा नदी पर सीमेंट कंक्रीट का एक विशाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा है, जिससे बहुत सारी जलीय जीव मरने वाले थे। तो ये सब चीज़ आप लोग लिख दोगे कि नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है जिसमें सीमेंट का प्रयोग होगा, कंक्रीट का प्रयोग होगा, जिससे बहुत सारे जलीय जीव मर जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसीलिए यहाँ पर जो नर्मदा नदी है वह पीड़ित है। तो नर्मदा नदी की इसी स्थिति के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यानी मालवा में जब बहुत ही अधिक मात्रा में बारिश होती है, यानी कि पानी गिरता है, तब क्या होता है वही चीज़ आप लोगों को लिखना है। तो देखिए मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगती रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है देख लीजिए, मालवा में स्थित नदी नाले पानी से भर जाते हैं। तो जो भी नदी नाला जो भी है मालवा में सब पानी से भर जाते हैं। दूसरा, बरसात का पानी घरों में भी घुस जाता है। बरसात का जो पानी है वह घरों में घुस जाता है, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, घरों में घुस जाता है। आगे क्या है, बरसात के कारण मालवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में बहुत समस्या होती है। अब वो मालवा का बात छोड़ो, कहीं का भी बात कर लो, यदि बारिश बहुत ही अधिक मात्रा में हो रही है तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाओगे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत ही समस्या हो सकती है। कुछ फसलें पानी के कारण गल जाती है, परंतु आगे की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी जमा हो जाता है। बारिश के कारण कुछ फसलें गल जाती है, लेकिन आगे जो फसल रोपा जाएगा उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, कुआं, तालाब, बावड़ियां इत्यादि सभी पानी से भर जाते हैं। कुआं भर जाता है, तालाब भर जाता है, और जो बावड़ियां बनाया गया है ये सारे पानी से क्या होते हैं, भर जाते हैं। तो ये सब आप लोगों को लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे, ये बताना है। आप एक चीज गौर करना, अभी ना सब कुछ नदियों में बहा दिया जाता है, तो नदी गंदे पानी का नाला बन जा रहा है। किस प्रकार से बन रहा है ये आपको बताना है, क्यों और कैसे। तो इसका उत्तर है, वर्तमान समय में मनुष्य बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। प्रतिदिन नए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वर्तमान समय में जल प्रदूषण आम बात है। नदियों में शहरों का गंदा पानी बहा दिया जाता है, साथ ही उद्योगों का जहरीला पदार्थ भी इसमें डाल दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, मनुष्य बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है। तो जिस तेजी से विकास कर रहा है उसी तेजी से पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है। पर्यावरण में बहुत ही तेजी से जल प्रदूषण हो रहा है। शहरों का जो गंदा पानी है उसको नदियों में बहा दिया जा रहा है। उद्योगों का जो भी कूड़ा करकट जो भी है, कूड़ा कचरा जो भी है, गंदा पानी जो है, इसको भी नदियों में बहा दिया जा रहा है। जिस वजह से क्या हो रहा है, जिससे नदियों का पूरा पानी बेकार होता जा रहा है और पानी पीने योग्य नहीं रहा और पानी में रहने वाले जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। अतः हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। यमुना नदी तो नाले में बदल ही चुकी है। तो यहाँ पर कुछ कारण है किस प्रकार से हमारी जो नदियाँ हैं ये नालों में बदल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उद्योगों का गंदा पानी, शहरों का गंदा पानी, ये सब चीज़ों को नदियों में बहा दिया जा रहा है, जिससे नदियों का जो पानी है प्रदूषित हो रहा है और नदियाँ जो है ये नाले में बदल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इसके आंसर को लिखेंगे। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, देख सकते हैं,
हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वह पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। माने अभी के जो इंजीनियर है उनको ये लगता है कि अभी का जो इंजीनियर है उन्हीं लोगों को पता है कि पानी का रख रखाव किस प्रकार से हो, पानी का संरक्षण किस प्रकार से हो। पहले जमाने के लोगों को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये गलत है। पहले जमाने के जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, भोज, मुंज, इन लोगों ने भी पानी का रख रखाव किया था, पानी का संरक्षण किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज के इंजीनियर अपने तकनीक ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। उनको लगता है कि पुराने जमाने में लोगों को तकनीकी ज्ञान नहीं था, पर अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी ज्ञान हाई लेवल का है। तो अभी के जो इंजीनियर है उनको लगता है कि पहले के ज़माने के जो लोग थे, इन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था, इसलिए ये लोग पानी का रख रखाव नहीं कर पाते थे। तो देखो यहाँ पर हमारे पहला पॉइंट क्या है, हमारे आज के इंजीनियर अज्ञानतावश ऐसे समझते हैं कि वह पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। उन्हें पता नहीं है कि पहले ऐसे ऐसे राजा हुआ जिन्होंने बरसात के पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े तालाब और बावड़ियों का निर्माण करवाया। मतलब अभी के जो इंजीनियर है, आज के जो इंजीनियर है, ये लोग अज्ञानता बस ऐसा बोलते हैं कि पहले के लोगों को पता नहीं था और अभी के इंजीनियरों को सब पता है। ये अज्ञानता बस बोलते हैं। ये पहले भी ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे जिन्होंने पानी का रख रखाव किया, पानी का संरक्षण किया, पानी का रख रखाव करने के लिए इन्होंने कुओं का निर्माण कराया, तालाब का निर्माण करवाया, बावड़ियों का निर्माण करवाया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। हमारे आज के इंजीनियर यह मानते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने का ज्ञान उन्हीं के पास है, पहले के लोगों को यह ज्ञान न था। वे अपने ज्ञान का अतिरिक्त प्रदर्शन करने के लिए ऐसा सोचते हैं। और होता है ना, थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो लगेगा कि भाई हम क्या न क्या जान गए हैं। तो अभी के जो इंजीनियर है थोड़ा सा ज्ञान ले लिया तो उनको लगता है कि हमें जो पता है ये पहले के ज़माने के लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनका गलत सोच है। पहले के जो लोग थे उन्होंने भी पानी का संरक्षण किया, पानी का रख रखाव किया। हाँ, भले ही तरीका अलग अलग हो सकता है, पहले का तरीका कुछ अलग था, अभी का तरीका कुछ अलग है, लेकिन हाँ उन्हें भी पता था कि पानी को किस प्रकार से रोक के रखा जाए, पानी का रख रखाव किस प्रकार से हो, और अभी के इंजीनियरों को भी पता है कि पानी को किस प्रकार से रोका जाए। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की अब सभ्यता है। आप क्या मानते हैं? ये बात बिल्कुल ही सही है। अभी मैंने आपको बताया कि विकास के नाम पर यहाँ पर पृथ्वी को उजाड़ा जा रहा है, जीव जंतुओं को नष्ट किया जा रहा है, पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, न समय पर वर्षा हो रही है, न ही समय पर सर्दी गर्मी का महसूस हो रहा है, पूरा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रहा है। तो ये कैसा विकास है? यहाँ पर विकास के नाम पर हमारे संसाधनों को, हमारे सभ्यता को उजाड़ा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप बोलोगे कि ये औद्योगिक सभ्यता जो है ना, ये उजाड़ की अब सभ्यता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लेखक के इस कथन से बिल्कुल सहमत है। ऐसी औद्योगिक सभ्यता जिसने विकास के नाम पर प्रदूषण, प्रकृति से खिलवाड़, पृथ्वी का विनाश ही किया है, उसे उजाड़ की अब सभ्यता ही कहा जाता है। यहाँ पर विकास, कैसा विकास? यहाँ पर तो सब कुछ उजाड़ा जा रहा है, विकास के नाम पर सब कुछ उजाड़ा जा रहा है, इसीलिए इसे उजाड़ की अब सभ्यता कहा जाता है। यह विकास और प्रगति के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहा है। मनुष्य ने अपनी उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी का विनाश करना शुरू कर दिया था, परंतु तब विनाश की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। मतलब समझो कि जब से मनुष्य पैदा हुआ है, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, उस समय से पृथ्वी का विनाश हो रहा है। उस समय पृथ्वी का विनाश जो प्रक्रिया थी बहुत ही धीमी थी, लेकिन अब बहुत ही तेजी से पृथ्वी का विनाश हो रहा है। जैसे मनुष्य ने अपने आवास, उद्योग, सड़क के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, ईंट के निर्माण के लिए मिट्टी का प्रयोग किया, कोयला, सीमेंट, धातु इत्यादि की आवश्यकता के लिए उसने पृथ्वी को खोद डाला। यह कैसा विकास है? औद्योगिक विकास के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधा, नदियां, पहाड़ों, भूमि सभी को नुकसान हो रहा है।
जो हमें उजाड़ रहा है, अतः हम इसे उजाड़ की अपसभ्यता मानते हैं। यहाँ पर विकास के नाम पर पेड़ पौधों को काटा गया, जीव जंतुओं को नष्ट किया गया, पहाड़ों को काटा गया, भूमि को नुकसान पहुंच रहा है, पृथ्वी को यहाँ पर खोदा जा रहा है। तो ये किस प्रकार का विकास है? ये हमें उजाड़ रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? उजाड़ की अपसभ्यता बोलेंगे। और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो आप सभी को थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।